बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की क्रोमोज़ोम की डिस्कवरी के बारे में और साथ में हमने इस चीज़ के बारे में बात की कि क्रोमोज़ोम की कंपोजिशन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेंट्रोमेर हम किस चीज़ को बोलते हैं, सही है। क्रोमोज़ोम को डिस्कवर किसने किया था, सही है। और क्रोमोज़ोम के फंक्शन को किस साइंसदान ने डिस्कवर किया था। आज हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे कि क्रोमेटिन मटेरियल किस चीज़ को बोलते हैं, सही है। क्रोमेटिन मटेरियल के साथ साथ हम लोग ये सीखेंगे कि जीन किस चीज़ का नाम है और साथ साथ में हम लोग सीखेंगे कि एलील किस चीज़ का नाम है। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला पहला जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमेटिन मटेरियल। लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि क्रोमोसोम जो होता है वो बेसिकली बना होता है क्रोमेटिन मटेरियल से, सही है। क्रोमोसोम इज बेसिकली मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्रोमेटिन मटेरियल हमारे पास क्या है, तो देख लें। क्रोमेटिन मटेरियल जो बेसिकली होता है आपके सेल के न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं आपके न्यूक्लियस में, यानी सेल के न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास है एक सेल, अगर ये मेरे पास है एक सेल, उसका है मेरे पास एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर अगर दागे नुमा कोई ऐसे दागे नुमा स्ट्रक्चर्स हैं और ये दागे नुमा स्ट्रक्चर जो हैं ये क्या है, ये अरेंज भी नहीं है, यानी ये डिसऑर्डरली है। डिसऑर्डरली का मतलब होता है ये अरेंज नहीं होते हैं, ऐसे ही मतलब बिखरे बिखरे पड़े हुए होते हैं, सही है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ये क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल। वहाँ पर हमने एक बात सीखी थी लास्ट लेक्चर में, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो भी देख लें इससे पहले, सही है। वहां पर हमने बात की थी क्रोमोसोम में कि क्रोमोसोम इज बेसिकली मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। यानी जब ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। कैसे अरेंज हो जाता है, जब वो ऐसे फॉर्म में अरेंज हो जाता है, यानी जब इस क्रोमेटिन मटेरियल की हो जाती है कॉइलिंग, जब हो जाती है कॉइलिंग तो इसके कॉइलिंग में हमारे पास बनता है क्या, क्रोमोसोम। तो आई होप यहां तक तो क्लियर होगा। अब मैंने यहां पर बात किया कि क्रोमेटिन मटेरियल्स आर बेसिकली दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये कौन से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये बेसिकली वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे क्या बना होता है, फ्रॉम विच क्रोमोसोम इज मेड। अब जरा क्रोमेटिन मटेरियल के कंपोजिशन पर बात कर ली जाए कि बेसिकली क्रोमेटिन मटेरियल किस चीज़ों से बना होता है। तो हमारे पास सेल के कितने टाइप होते हैं, सेल के हमारे पास दो टाइप होते हैं। एक टाइप को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हम उन सेल को बोलते हैं जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू नहीं होता, यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिस सेल में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, मौजूद होता है। तो यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस हो गया। अब आगे देखें। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल को देखूं तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमेटिन मटेरियल जो बेसिकली बना होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का बना होगा, डीएनए मॉलिक्यूल का बना होगा। और अगर मैं यूकैरियोटिक को देख लूं तो यूकैरियोटिक में जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो बेसिकली दो चीज़ों से बना होता है। कितनी चीज़ों से बना होता है, दो चीज़ों से। एक को हम बोलते हैं डीएनए और दूसरे को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी बात की थी कि क्रोमेटिन मटेरियल यानी जिससे क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमोसोम की जो कंपोजिशन होगी सेम कंपोजिशन होगी क्रोमेटिन मटेरियल की ही। क्योंकि अगर क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बनता है तो ये तो सिंपल बात हो गई, जो क्रोमोसोम की जो कंपोजिशन होगी वही सेम कंपोजिशन होगी आपकी क्रोमेटिन मटेरियल की भी। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम होता है और वो बना होता है क्रोमेटिन मटेरियल से। वो बेसिकली 40% डीएनए से बना होता है और 60% हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर फिर से इंसान के जहन में सवाल ये क्रिएट हो जाता है कि चलो सर आपकी बात यहाँ तक सही हो गई कि क्रोमोसोम किस चीज़ से बना है, क्रोमेटिन मटेरियल से। सर हमें ये बताएं कि क्रोमेटिन मटेरियल किस चीज़ से बना है। तो क्रोमेटिन मटेरियल जो बेसिकली बना होता है वो बेसिकली किस चीज़ से बना होता है, वो बेसिकली बना होता है न्यूक्लियोसोम से। वो बना होता है न्यूक्लियोसोम से और यही न्यूक्लियोसोम यूनिट होता है क्रोमोसोम का। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम तो आपने जवाब देना है कि द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज न्यूक्लियोसोम। जिस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी होती है किस चीज से, सेल से।
जिस तरह के एक दीवार बना होता है ईंटों से, ब्रिक्स से, उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोमोसोम किस चीज़ से बना है तो आपने जवाब देना है न्यूक्लियोसोम से। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या है, एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक इसके इर्द गिर्द में बना लेता हूँ सेल, सेल का न्यूक्लियस। ये है मेरे पास क्या, ये बेसिकली मेरे पास है एन, फ्रॉम एन मेरा इशारा होगा न्यूक्लियस, एन जहाँ पर मैं लिखूँ तो इसका मतलब होगा न्यूक्लियस। ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बेसिकली मुख्तलिफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को मैं नाम दूंगा क्रोमाटिन, इसको मैंने नाम दिया क्रोमाटिन। और क्रोमाटिन मटेरियल किस चीज से बना होता है, न्यूक्लियोसोम से। जब इस सेल की होगी सेल डिवीजन, जब भी इस सेल की होगी सेल डिवीजन, तो ये जो क्रोमाटिन मटेरियल है जो गलत तरीके से अरेंज हुए हैं, यानी इसकी अरेंजमेंट नहीं हुई, तो ये जब सेल डिवाइड होता है, यानी एक सेल से दो बनते हैं या एक सेल से चार बनते हैं, क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये क्रोमाटिन मटेरियल ऐसे अरेंज हो जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो सिंपल बात हो गई कि न्यूक्लियोसोम से बनता है क्रोमाटिन, क्रोमाटिन से बनता है क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम से बनता है क्रोमाटिन, क्रोमाटिन से बनता है क्रोमोसोम। यहां तक क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब यहां पर देखें, क्रोमाटिन मटेरियल में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। सही है, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, लिखाई तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। सही है, रिटन फॉर्म में आपको 1000 जगहों से मिल जाएगी, लेकिन हम कंसेप्ट सीखते हैं। देखें, हमने बात की न्यूक्लियोसोम की, कि न्यूक्लियोसोम इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल। यानी जब न्यूक्लियोसोम से बनता है क्रोमाटिन मटेरियल और क्रोमाटिन मटेरियल से बनेगा क्रोमोसोम। अब सवाल यह है कि न्यूक्लियोसोम किस चीज का नाम है, तो इट इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमाटिन। यानी जब एक से ज्यादा न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से अटैच होंगे, उससे क्या बनता है, क्रोमाटिन बनता है। अब जरा हम न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें कि न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यानी न्यूक्लियोसोम कैसे बना होता है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जरा देख लें, न्यूक्लियोसोम का जो जनरल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसोम का जो सेंटर होता है, न्यूक्लियोसोम का जो सेंटर होता है, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोसोम के सेंटर की, तो न्यूक्लियोसोम के जो सेंटर होता है, उसके सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियोसोम के सेंटर में 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। न्यूक्लियोसोम के सेंटर में 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, और इस 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ऑक्टामेर। यानी वो यूनिट जो वो यूनिट वो यूनिट, ये एक पूरा एक यूनिट है, ये पूरा एक यूनिट है। ये पूरा यूनिट कितने यूनिट से मिलकर बना है, 8 हिस्टोन प्रोटीन से। ऑक्टा का मतलब होता है, ऑक्टा का मतलब होता है 8, और मेर का मतलब होता है यूनिट। तो ये न्यूक्लियोसोम एक ऐसा यूनिट है, न्यूक्लियोसोम एक ऐसा यूनिट है जो 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसको बोलता है ऑक्टामेर। अब यहां पर देखें, हिस्टोन प्रोटीन तो आ गए, लेकिन हमने तो बात की कि आपका जो क्रोमाटिन मटेरियल होता है वो बेसिकली डीएनए भी उसमें होती है और साथ साथ में प्रोटीन भी होता है। तो डीएनए कहाँ गई, तो इस 8 हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द डीएनए जो होती है, डीएनए जो होती है वो ऐसे क्या हो जाती है, 2 दफा इसको क्या कर लेती है, रेप कर लेती है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बाल है, ये मेरे पास एक बाल है, ये बाल बेसिकली बना हुआ है 8 हिस्टोन प्रोटीन से। ये बाल बना हुआ है 8 हिस्टोन प्रोटीन से, और इस बाल पर जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो ऐसे 2 दफा क्या हो गया, रोटेट हो गया, इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो इस पूरे यूनिट को जिसमें के सेंटर में 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और इस 8 हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए ने 2 दफा ऐसे क्या किया होता है, रैप किया होता है, यानी कवर किया होता है। इस पूरे यूनिट को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम। अब यहाँ पर सवाल ये है कि डीएनए जो होती है, डीएनए ये बेसिकली बनी होती है किस चीज़ से, न्यूक्लियोटाइड से। सवाल ये है कि जब ये 2 दफा ऐसे इस ऑक्टामेर पर, यानी जब डीएनए का मॉलिक्यूल 2 दफा इस 8 हिस्टोन प्रोटीन पर क्या होगा, ऐसे कवर होगा, यानी जब इसको कवर करेगा, तो बताएं इस 2 दफा कोयलिंग में डीएनए तो सही है, कोयल हो गया इस 8 हिस्टोन प्रोटीन के, लेकिन सवाल यह है कि उस डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड थे। तो जब भी डीएनए का मॉलिक्यूल 2 दफा टर्न होगा इस 8 हिस्टोन प्रोटीन पर, तो
इस दौरान जो डीएनए में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे वो कितने होंगे? 200 न्यूक्लियोटाइड। यानी बात सिंपल अगर मैं कर लूँ तो ये मेरे पास एक बाल है, इस बाल पर जब 200 न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएं, ऐसे कवर हो जाएं, और ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब डीएनए कितने दफा चक्कर पूरे कर ले? 8 हिस्टोन पर 2 दफा। तो जब भी डीएनए 2 दफा किसी ऑक्टामेर यूनिट को यानी हिस्टोन प्रोटीन को क्या करेगा? कवर करेगा। तो इस कॉइलिंग के दौरान डीएनए में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे वो कितने होंगे? 200 होंगे। अब दूसरा एक पॉइंट है न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग? डिफिनीशन आपको कहीं से भी मिल जाएगी। वो स्ट्रिंग बेसिकली, स्ट्रिंग का बेसिक मतलब होता है, लफ्सी अगर मैं मतलब इसका समझाऊं, स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई रस्सी, कोई रोप, सही है, कोई धागा। एक ऐसा स्ट्रिंग, एक ऐसी रस्सी, एक ऐसा धागा जिसकी मदद से एक न्यूक्लियोसोम का यूनिट दूसरे न्यूक्लियोसोम और दूसरा न्यूक्लियोसोम तीसरे न्यूक्लियोसोम से कनेक्ट होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है कि ये एक चेन है, ये मेरे पास है, ये एक चेन है, ये जो गोल गोल बाल की तरह मैंने बनाए हुए हैं ये बेसिकली है क्या? न्यूक्लियोसोम। अब ये एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से जिस स्ट्रिंग की मदद से जुड़ा है, इस पूरे स्ट्रिंग को, इस पूरे चेन को मैं बोलूंगा न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। इस पूरे चेन को मैं क्या बोलूंगा? न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। यानी न्यूक्लियोसोम के लंबे चेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग, और इस न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग में एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से कनेक्ट हुआ होता है। यहां तक क्लियर हो गया? What is mean by क्रोमाटिन फाइबर? व्हाट इज मीन बाय क्रोमाटिन फाइबर? हम एक एक टर्मिनोलॉजी को सीखते हैं। अब तीसरी जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ गई वो ये है क्रोमाटिन फाइबर। व्हाट इज मीन बाय क्रोमाटिन फाइबर? देखें, ये मेरे पास है एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग ऐसे ओपन फॉर्म में है। ये जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग है ये वैसे ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में है। ये कौन से फॉर्म में है? स्ट्रेट फॉर्म में है। जब ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग क्या हो जाए? जब ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग, वेट करें मैं आपको एक मिसाल दे दूं। मेरे पास एक है वायर है, देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये एक स्ट्रिंग, ये मेरे पास है एक स्ट्रिंग। अब देखें ये न्यूक्लियोसोम क्या है? ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग है। जब ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग ऐसे एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या हो जाए? ऐसे एक दूसरे के इर्द गिर्द ऐसे रोटेट हो जाए, क्या हो जाए? कोयल हो जाए, रोटेट हो जाए। तो जब ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग ऐसे रोटेट होगा, कोयल होगा, इसके रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को अब मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा क्रोमाटिन फाइबर। और इस स्ट्रेट चेन को मैं क्या बोलूंगा? इस स्ट्रेट चेन को, इसको मैं बोलूंगा न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। और इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको इसको मैं बोलूंगा क्रोमाटिन फाइबर। तो देखें ये मेरे पास है एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। इस न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग की हो गई क्या? कोयलिंग। इस कोल्ड न्यूक्लियोसोम के स्ट्रिंग को मैं बोलूंगा क्रोमाटिन फाइबर। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? आगे देखें, क्रोमाटिड किस चीज को बोलते हैं? क्रोमाटिड, देखें मैंने बात की कि जब इस न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग की क्या हो गई? कोइलिंग हो गई, इससे क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। जब इस क्रोमाटिन फाइबर की मजीद कोइलिंग हो जाए, इसकी मजीद कोइलिंग हो जाए, इसकी क्या हो जाए? मजीद कोइलिंग हो जाए, इस मजीद कोइलिंग को हम बोलेंगे सुपर कोइलिंग। जब इस क्रोमाटिन फाइबर की मजीद क्या हो जाए? कोइलिंग हो जाए, और उसके रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम होता है क्रोमाटिड। उसका क्या होता है? क्रोमाटिड। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्रोमाटिड उस वक्त बनते हैं किसी भी सेल के न्यूक्लियस में। क्रोमाटिन फाइबर से क्रोमाटिड उस वक्त बनेगा जब सेल क्या हो रहा होगा? डिवाइड हो रहा होगा। और ये क्रोमाटिड जो होते हैं, ये क्रोमाटिड ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा था? इस पॉइंट का नाम था सेंट्रोमेयर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, मैं जरा इसको रिपीट कर लूं। क्रोमाटिन फाइबर किस चीज से बना होता है? न्यूक्लियोसोम से। न्यूक्लियोसोम किस चीज से बना होता है? 8 हिस्टोन प्रोटीन पर जब डीएनए का मॉलिक्यूल या डीएनए 2 दफा क्या कर ले? कोइलिंग कर ले, इससे बना होता है। न्यूक्लियोसोम के स्ट्रिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। जब न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग में कोइलिंग हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्रोमाटिन फाइबर। और जब क्रोमाटिन फाइबर में मजीद कोइलिंग हो जाती है तो उससे बन जाता है क्रोमाटिड। क्रोमाटिड कब बनता है किसी सेल के न्यूक्लियस में? जब सेल क्या हो रहा हो? सेल की डिवीजन हो रही हो। और ये क्रोमाटिड जो होते हैं ये बेसिकली एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। जिस पॉइंट पर ये क्रोमेटिड कनेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रोमेयर। इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। क्लियर हो गया कि नहीं। और जब दो क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, इससे बन जाता है क्या, आपका क्रोमोसोम। तो बेसिकली अभी तक हमने जो स्टडी की वो बेसिकली हमने स्टडी की क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। व्हाट इज मीन बाय जीन एंड एलील। बेसिकली ये चैप्टर मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ाते हैं, सही है, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं पहले इस चैप्टर के यानी इस इनहेरिटेंस चैप्टर के आपके सामने छोटे छोटे कंसेप्ट रख रहा हूँ, सही है। हम छोटे छोटे पॉइंट्स अभी फ़िलहाल इसके पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ लेंगे तो जब भी हमारे सामने कोई बड़ा कंसेप्ट आएगा तो बड़े कंसेप्ट में ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपने मिस नहीं करने, इसको तो आपने बिल्कुल सीखना है, क्योंकि जब तक आपको क्रोमेटिड का पता नहीं लगेगा, क्रोमेटिड किस बला का नाम है, सही है, जीन किस चीज़ का नाम है, एलील, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम, अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है तो आपको आगे जो हम लॉस पढ़ेंगे, मेंडल लॉस वगैरह, सही है, उसकी आपको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। क्लियर हो गया कि नहीं। अभी हम पढ़ते हैं जीन एंड एलील। पहले हम पढ़ते हैं जीन। जीन किस चीज को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है एक डीएनए। ये मेरे पास क्या है, ये एक लंबा चेन है, किस चीज का, डीएनए का। डीएनए को मैंने 3 हिस्सों में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, चौथा हिस्सा, यानी कितने सेगमेंट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट। डीएनए के छोटे सेगमेंट को हम बोलते हैं, यानी डीएनए के छोटे हिस्से को हम बोलते हैं जीन। तो जीन बेसिकली क्या है, जीन कोई अलग चीज नहीं है, वो कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। डीएनए के सेगमेंट को यानी डीएनए के छोटे सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन। तो मैंने लिखा है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। अब सवाल यह है कि देखें, डीएनए आपका बना होता है किस चीज से, डीएनए आपका बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए आपका बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। तो इस हिस्से में भी न्यूक्लियोटाइड होंगे, इस हिस्से में भी न्यूक्लियोटाइड होंगे, इस हिस्से में भी न्यूक्लियोटाइड होंगे, इस हिस्से में भी न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीन में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखें, इस डीएनए के हर एक सेगमेंट में यानी इस डीएनए के हर एक जीन में न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर हो गया नहीं कि नहीं। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि कंजिस्ट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए का जो छोटा सेगमेंट होगा वो बेसिकली कंपोज्ड होता है स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स पर। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं। आगे देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि जीन का फंक्शन क्या है, सही है, तो जीन का जो फंक्शन होता है, जीन का सबसे बेहतरीन फंक्शन ये है, हमने पहले पहले लेक्चर में एक बात कही थी कि जीन वो मॉलिक्यूल है जो बेसिकली पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर रहा होता है, ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जीन, तो आपने जवाब देना है कि जीन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। दुनिया में जितना भी इनहेरिटेंस है, दुनिया में जितनी भी हेरिडिटी है, वो डिपेंड करती है किस चीज़ पर, जीन पर, सही है। और इस जीन में इंसान का पूरा इंफॉर्मेशन पड़ा होता है, सही है। यही वो जीन है। ये जीन जो है इसमें इंसान के पूरे खसूसियात पड़े होते हैं, चाहे वो उसके हेयर कलर हो, चाहे वो उसका स्किन कलर हो, चाहे वो उसका हाइट हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ये जीन है। जीन जो होता है, जीन में कोड्स पड़े होते हैं। जीन में जो इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली पड़े होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ कोड्स। और उस कोड्स की मदद से आपके सेल मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन बनाती हैं, सही है। तो आपको तो पता होगा कि लिविंग बॉडी में यानी ह्यूमन बींग्स में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं, सॉरी 1 लाख से ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं, सही है। अब हर एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से मुख्तलिफ होता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक प्रोटीन के लिए जो जीन है वो मुख्तलिफ है। हर एक प्रोटीन बनाने के लिए जीन मुख्तलिफ है। अगर जीन मुख्तलिफ होगा तो इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ होगी, अगर इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ होगा तो कोड मुख्तलिफ होगा, अगर कोड मुख्तलिफ होगा तो वो जो प्रोटीन साइंथिसिस होगा, प्रोटीन बनना होगा, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन बनेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो जीन इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस। क्लियर हो रहा है कि नहीं। मैं बहुत सिंपल समझा रहा हूँ। बस लेक्चर आपने स्किप नहीं करना है, आपने पूरा देखना है, सही है। एक मुसलसल देखें। और अगर स्लो में पढ़ा रहा हूँ तो ज़रा स्पीड करके देखिए, सही है। 1.5x की स्पीड से देखिए वीडियो, तो आपको जल्दी जल्दी लेक्चर ख़त्म होगा। देखें,
अब जीन जीन को मैंने बोला कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी हेरिडिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? जीन पर, क्योंकि ये जीन जो है, इस जीन में इंसान के पूरे कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात पड़े होते हैं। अब देखें, अब जीन कहां पर होते हैं? जीन कहां पर होते हैं? जीन बेसिकली पड़े होते हैं, जीन बेसिकली पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये है एक क्रोमोसोम, मेरे पास है क्रोमोसोम, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर पड़े होते हैं क्या? इस क्रोमोसोम के ऊपर पड़े होते हैं क्या? जीन। इसके ऊपर पड़े होते हैं जीन। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं आपकी बॉडी में जीन्स कहां पर हैं, तो आपने बताना है कि जीन पड़े होते हैं क्रोमोसोम पर। और अगर वो फिर से आपसे पूछे कि नहीं, ये बात भी आपकी सही है, वो पॉइंट क्रोमोसोम का, वो पॉइंट, ये बात जरा सुन ले गौर से, क्रोमोसोम का वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर जीन पड़े होते हैं, तो क्रोमोसोम के उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? लोकस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं कि द पॉइंट एट विच जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, जीन के सॉरी क्रोमोसोम के उस पॉइंट को हम बोलते हैं लोकस। लोकस क्लियर हो गया कि नहीं? तो मैंने लिखा है कि जीन जो पड़े होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर। ये बात हमेशा याद रखें, आपके बॉडीज में यानी ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम कितने हैं? 46। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि 46 क्रोमोसोम है तो 46 जीन्स भी होंगे, नहीं। आपके बॉडीज में थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं, सही है, आपके बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ जीन है, यानी इस बात का ये मतलब है कि आपके एक क्रोमोसोम पर 100 जीन भी पड़े हो सकते हैं, आपके एक क्रोमोसोम पर 1000 जीन भी हो सकते हैं, आपके एक क्रोमोसोम पर 10,000 जीन भी हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यानी क्रोमोसोम की तादाद आपकी बॉडी में कितनी है? 46 है। ये जरूरी नहीं है कि क्रोमोसोम और जीन की तादाद भी सेम हो, नहीं, जीन क्रोमोसोम से अमाउंट में ज्यादा होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? तो मैंने लिखा है कि ईच क्रोमोसोम हैज थाउजेंड्स ऑफ जीन। तीसरा पॉइंट जरा लिख लें, ईच जीन कंट्रोल स्पेसिफिक ट्रेट इन द बॉडी। आपकी बॉडी में जितने भी जीन हैं, आपकी बॉडी में जितने भी जीन हैं, चाहे वो 1000 है, चाहे वो 2000 है, चाहे वो 3000 है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? हर एक जीन आपके बॉडी में एक मखसूस करेक्टर, एक मखसूस खसूसियत को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल का खसूसियत को कंट्रोल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 3 जीन है, एक है ए जीन, दूसरा है बी, तीसरा है सी जीन। ये तीनों क्या है? मेरे पास 3 जीन है। तो ये ए वाला जीन जो होगा, ये बेसिकली कंट्रोल कर रहा होगा आपके स्किन कलर को, कि आपका स्किन कलर कैसा होगा? वाइट होगा, ब्लैक होगा, येलो होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये बी वाला जो जीन है, ये आपके हेयर के कलर को कंट्रोल करता है, कि आपका हेयर का रंग यानी आपके बालों का रंग कैसा होगा। ये सी वाला जीन, ये आपके हाइट को कंट्रोल कर रहा होगा, कि फॉर एग्जांपल आपका हाइट लंबा होगा, आपका हाइट स्मॉल होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? जो आपके बॉडी में जितने भी जीन हैं, वो आपके बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के खुसूसियात को कंट्रोल कर रहे होते हैं। दो जीन, बी और सी, दो जीन कभी भी एक ही करेक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे भी जीन्स हैं, सही है, जो जीन ज्यादा होते हैं लेकिन करेक्टर एक ही वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो आप लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिंपल सिंपल बातें पढ़ते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? तो देखें, अब जीन कहां पर मौजूद होता है? इट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम एट ए पॉइंट नाउन एज लोकस, यानी क्रोमोसोम के वो पॉइंट जहां पर जीन मौजूद होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं लोकस। जीन्स वर्क इन पेयर, ये बात हमेशा याद रखें, आपके बॉडी में जितने भी जीन हैं, आपके बॉडी में जितने भी जीन हैं, वो हमेशा कौन से फॉर्म में होते हैं? वो बेसिकली कौन से फॉर्म में होते हैं? वो पेयर फॉर्म में होते हैं, जोड़े की फॉर्म में होते हैं। जिस तरह क्रोमोसोम जोड़े की फॉर्म में होते हैं, उसी तरह आपके जीन भी पेयर फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक जीन है, मेरे पास है जीन, तो जीन कैसा होगा? ए, या तो वो ए होगा या होगा ए। यानी ये देखो, ये वाला भी जीन है ए, ये वाला भी जीन ए है, दोनों पेयर फॉर्म में है। तो आपके बॉडी में जितने भी जीन होते हैं, वो कौन से फॉर्म में होते हैं? वो बेसिकली होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पेयर, इन दी फॉर्म ऑफ पेयर, जोड़े की फॉर्म में होते हैं। अब सवाल ये है कि चलो सही है, आपकी बात सही है कि जीन पेयर फॉर्म में होते हैं, जीन के पेयर्स को क्या बोला जाता है? ये भी जीन है, ये भी जीन है, सही है। तो डिफरेंशिएशन के लिए कोई वर्ड तो होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा वर्ड तो होना चाहिए जिसकी मदद से हम इस जीन को इस जीन से मुख्तलिफ कर सकें। तो ये बात हमेशा याद रखें, जीन के पेयर को, जीन के पेयर को, यानी ये भी जीन, ये भी जीन, इस जीन को हम बोलते हैं एलील, और इसको हम बोलते हैं एलील। यानी जीन के जोड़े में कितने मेंबर होते हैं? दो। दोनों को हम एक दूसरे का बोलते हैं एलील, के ये वाला जीन इसका एलील है और ये वाला जीन इसका एलील है। क्लियर हो गया कि नहीं? जिस तरह हम बोलते हैं हमशक्ल, सही है। तो ये दोनों एक दूसरे के हमशक्ल तो हैं, लेकिन इनहेरिटेंस में हम इनको हमशक्ल नहीं बोलेंगे। इनहेरिटेंस में हम इन दोनों को बोलेंगे कि ये एक दूसरे के क्या है? एलील। एलील का मतलब होता है हमशक्ल होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? तो
आपकी बॉडी में हर एक खसूसियत के लिए, हर एक करैक्टर के लिए क्या होता है? जीन्स मौजूद होता है और वो जीन जो होता है वो बेसिकली कौन से फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ पेयर, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ पेयर। क्लियर हो गया कि नहीं? तो जब आपके बॉडी में जीन पेयर की फॉर्म में होंगे, तो अगर आपसे कोई पूछे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बॉडी में एक करैक्टर है, एक ट्रेट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई कलर, इस आई कलर को कितने जीन कंट्रोल करते हैं? इस आई कलर को कितने जीन कंट्रोल करते हैं? तो सिंपल सा जवाब है, अगर आपके जीन पेयर की फॉर्म में है, जोड़े की फॉर्म में काम करते हैं, तो आपकी बॉडी में जितने भी करैक्टर होंगे, वो हमेशा उसको कंट्रोल करने वाले जीन की तादाद कितनी होती है? 2। सही है? कितने जीन एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं? 2। सही है? 2 कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी एक जीन उस करैक्टर को ज़्यादा करेगा और दूसरा जो जीन होगा, उसका हमशक्ल, उसका एलील, वो उसको कम करेगा। अब हम आ जाते हैं एलील पर, लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई, तो हम कोशिश करते हैं कि एलील को और साथ-साथ में कुछ एलील के टाइप्स हैं हमारे पास, सही है? इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आई होगी। मैंने तो बहुत ही सिंपल समझाया है, मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट दिया है। आप लोगों को लिखाई किसी भी नोट से मिल जाती है, सही है? बुक्स में ये लिखाइयाँ मौजूद होती हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट लक। लेक्चर को देख लें, कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।